हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 7th के साइंस की, जिसमें कि हम रिवीजन कर रहे हैं। और जैसे कि पहले बहुत सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए थे हमने, आज के सेशन से हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट में तो हमने जितने भी केमिस्ट्री के चैप्टर्स आ रहे थे उन सबको एक साथ उनके क्वेश्चन आंसर्स बनाकर देखे थे। ठीक है, जिस प्रकार के आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा, ठीक है, एग्जाम में आएगा। अभी हम क्या करेंगे, एक एक करके चैप्टर्स लेंगे और चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। ठीक है, तो थर्ड चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, जो कि केमिस्ट्री में आएगा आपका फाइबर टू फैब्रिक। ओके, फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? फाइबर के बारे में पढ़ रहे हैं। अब फाइबर क्या है? जब हम देखिए, ठंड से बचने के लिए या फिर गर्मी से बचने के लिए या फिर अपने शरीर को क्या करने, सेफ करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं? कपड़े पहनते हैं, वस्त्र पहनते हैं। वो कपड़े किससे बने हुए हैं? आपके फाइबर से बने हुए। ठीक है, वो फैब्रिक है एक, जिसको कि अलग अलग क्लोथ्स में, अलग अलग वस्त्रों में डिजाइन कर दिया गया है। वो पहले एक फैब्रिक रहा होगा, बड़ा सा कपड़ा रहा होगा, फिर उसकी कटिंग हुई, स्टिचिंग हुई, कटाई हुई, फिर उसकी सिलाई हुई, तो इस प्रकार से फिर क्या बन गया? कोई प्यारा सा ड्रेस बन गया। ठीक है, इसके अलावा क्या है, इससे पहले फैब्रिक को बनने से पहले यान बना होगा, यानी धागा बना होगा। ठीक है, इसीलिए जब आपका कोई कपड़ा कहीं से, उसकी अगर सिलाई खुल रही है या फिर फट जाता है, तो वहां से धागे निकलना शुरू हो जाते हैं। तो यानी वो पूरा जो फैब्रिक है वो धागों से बना हुआ है। धागे आपस में क्या कर किए गए हैं? बुने गए हैं। ठीक है, ताना बाना जिन्हें आप कहते हैं। ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली जिनको लगाया जाता है ऐसे धागों को, ये हमने क्लास 6 में पढ़ लिया था। ठीक है, तो इस प्रकार से धागों की आपस में बुनाई की गई है और बुनाई के बाद फैब्रिक यानी कि कपड़ा बनाया गया है। ओके, और उस धागे को अगर आप फिर से खोलते हैं, कोई सिरा पकड़िए धागे का और उसको खोल के देखिए, तो उसके और पतले पतले स्ट्रैंड आपको दिखाई देंगे। तो धागा जो होता है, फिर धागे का अगर एक सिरा खुला हुआ है तो हम वहां से क्या देखते हैं कि वहां से आपको पतले पतले स्ट्रैंड दिखाई देंगे निकलते हुए। तो यानी उन स्ट्रैंड को आपस में उनकी कताई की गई है और उसके बाद किसका निर्माण किया गया है? धागे का निर्माण किया गया, यानी कि यान। तो जिस पतले रेशे की बात कर रहे हैं वही क्या है? रेशा है आपका, या फाइबर है। ठीक है, वो रेशा कहां से प्राप्त किया गया? वो रेशा सबसे पहले जब हम बात करते हैं कि वस्त्रों का निर्माण हुआ होगा, तो क्या किया गया था? जो पेड़ पौधे थे या जंगली जो जानवर थे हमारे, ठीक है, जंगली हो या पालतू हो, जो भी पशु थे, यानी कि पेड़, पादप जिनको हम कहते हैं, और दूसरा जंतु, ठीक है, उनसे रेशों को प्राप्त किया गया था। और फिर रेशे से क्या किया गया? अलग अलग विधियों से उसकी सफाई हुई, कताई की गई, बुनाई की गई। इस प्रकार पहले रेशे से धागे का निर्माण हुआ, फिर धागे की बुनाई करके धागे से किसका निर्माण हुआ? फैब्रिक, कपड़े का निर्माण हुआ, कपड़े से अलग अलग प्रकार के वस्त्रों का निर्माण किया गया। ठीक है, तो ये आपकी जर्नी होती है। अब हमने कहा कि कुछ जो फाइबर है, रेशे हैं, वो पादपों से मिलेंगे और कुछ जंतुओं से मिलेंगे। अगर दोनों को एक साथ मिलाकर देखा जाए तो पादप भी आपका कहाँ है? नेचर, प्रकृति में है, और जंतु भी कहाँ से हैं? प्रकृति से है। ठीक है, तो जो जंतु और पादपों से मिलने वाले रेशे थे उनको क्या नाम दिया गया? प्राकृतिक रेशा नाम दिया गया। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि प्राकृतिक रेशे कितने प्रकार के होते हैं? तो प्राकृतिक रेशे दो प्रकार के होते हैं, एक पादप रेशे और दूसरा जंतु रेशे, यानी कि एनिमल फाइबर और प्लांट फाइबर। एनिमल फाइबर ऐसे रेशे, ऐसे फाइबर जो कि एनिमल्स यानी कि जंतुओं से प्राप्त किए गए होंगे। ठीक है, और वहीं पर पादप रेशे जो कि पेड़ पौधों से प्राप्त किए गए होंगे। ठीक है, क्लियर है? इतना हमने पढ़ लिया था। फिर हमने कहा कि नेचुरल फाइबर तो दो प्रकार के हो गए, इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा जैसे जैसे मनुष्य ने तरक्की की, या हम कहेंगे कि आगे आगे जैसे वैज्ञानिक युग की तरफ बढ़ता गया, मॉडर्नाइजेशन आया, जैसे जैसे विकास हुआ और धीरे धीरे क्या हुआ? मनुष्य की प्रवृत्तियों में परिवर्तन आया। ठीक है, उसके रहन सहन में बदलाव आया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक ऐसे फाइबर की आवश्यकता पड़ी जो कि कैसा होगा? आपको सस्ते में उपलब्ध होगा, या फिर क्या होगा, जो इजीली, जब हम कहते हैं कि वो सूख जाएगा जल्दी से, ठीक है, या फिर क्या कहेंगे, जो बहुत ज्यादा ड्यूरेबल होगा, टिकाऊ होगा, यानी कि एक बार आपने कपड़ा ले लिया, कोई वस्त्र ले लिया, तो वो बहुत समय तक चल सके। ठीक है,
तो ऐसे फाइबर की आवश्यकता थी। और चूंकि फाइबर जब हम नेचर से प्राप्त कर रहे हैं तो उससे हमारे पेड़ पौधों को या जंतुओं को, यानी कि टोटल कहा जाए तो जीवों को नुकसान हो रहा था, क्योंकि उनसे ऑब्टेन किया जा रहा था फाइबर, ठीक है। तो उनको सुरक्षित रखने के लिए या उनके संरक्षण के लिए क्या हुआ, ऐसे फाइबर की आवश्यकता हुई कि जिससे पेड़ पौधों को और जंतुओं को, जीवों को कम नुकसान हो अगर हम वो फाइबर ऑब्टेन करते हैं। तो फिर क्या हुआ, फिर रसायनों का उपयोग करके, केमिकल्स का उपयोग करके प्रयोगशालाओं में, लेबोरेटरीज में क्या किया गया, फाइबर को सिंथेसाइज किया गया, यानी रेशे को निर्मित किया गया, वहां पर संश्लेषित किया गया। ऐसे रेशे अब जिनका संश्लेषण कहां पर हो रहा था, प्रयोगशालाओं में हो रहा था, रसायनों के द्वारा हो रहा था, रासायनिक प्रक्रियाओं के बाद हो रहा था। उन रेशों को क्या कहा गया, संश्लेषित रेशे कहा गया। तो अब आपके रेशे दो प्रकार के हो गए मेनली, एक क्या हो गए, प्राकृतिक रेशे, और दूसरा हो गए संश्लेषित रेशे। संश्लेषित रेशे यानी कि जिसको आपका कृत्रिम रेशे, कृत्रिम क्यों, क्योंकि मनुष्य उसका निर्माण कर रहा है तो वो कृत्रिम रेशे भी कहलाएगा, और उसको क्या कहा जाता है, आर्टिफिशियल कहा जाता है, ठीक है, यानी कि मैन मेड और सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है, ठीक है। तो इतनी चीजें हम यहाँ पर फाइबर्स के बारे में पढ़ते हैं। अब अलग अलग प्रकार के फाइबर आते हैं, कोई आपका किसी जीव से मिल रहा है, कोई किसी जीव से मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें प्राकृतिक रेशों की तो उसमें आपका सिल्क आता है, यानी रेशम, जो कि रेशम के कीट से मिलता है। कपास, जो सूत की बात करते हैं वो कपास के पौधे से मिलता है। जूट का जो फाइबर आता है वो जूट के प्लांट से मिलता है, ठीक है। इसके अलावा अगर एनिमल्स में बात की जाए तो वूल, ऊन आपका सबसे ज्यादा प्रचलित फाइबर है। ऊन कहाँ से प्राप्त होता है, अलग अलग भेड़ों से प्राप्त होता है, याक से प्राप्त होता है, बकरी, जो अलग अलग प्रकार की जानवर होते हैं उनके बालों से, उनके बालों को क्या किया जाता है, उनके बालों की सफाई होती है, फिर उनका मशीनों में बहुत अच्छे से उनको साफ किया जाता है, उसके बाद उनसे फाइबर का निर्माण किया जाता है, फिर फाइबर से यान बनेगा, यान से फिर आपका क्या बनेगा, फैब्रिक बनेगा, ठीक है, यानी रेशा, रेशे से धागा, धागे से कपड़ा बनेगा, ठीक है। इतनी जर्नी होती है किसी भी रेशे के कपड़े तक जाने की, ओके। इसी में हम क्या देखते हैं, हम अलग अलग प्रकार की जातियां देखते हैं, प्रजातियां देखते हैं, किसकी, जंतुओं की, जहां से आपका फाइबर को ऑब्टेन किया जा रहा है। तो जंतुओं को क्या किया जाता है, पाला जाता है, ठीक है, जानवरों को पाला जाता है, और पाल करके किस उद्देश्य से पाला जाता है कि हम इनसे ऊन प्राप्त करेंगे, ठीक है। और भी अलग अलग उद्देश्य होते हैं जानवरों को पालने के, लेकिन जब हम फाइबर के बारे में पढ़ रहे हैं तो मेनली हमारा एक उद्देश्य होता है कि हमें वहां से फाइबर प्राप्त करनी है, और वो बिजनेस पर्पज से होगा, ठीक है, यानी कि व्यवसाय हमें उसका करना है, फैब्रिक बनाएंगे या फाइबर को हम बेचेंगे तो उससे हमारी आमदनी होगी, तो ये व्यवसाय के रूप में एक प्रचलित है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अलग अलग फाइबर की बात करेंगे, फाइबर कौन कौन से जंतुओं से, उनकी प्रजातियों के बारे में बात करेंगे। तो इस चैप्टर का ओवरऑल मैंने आपको एक समराइज व्यू दे दिया है। होपफुली आपने पहले भी जब चैप्टर पढ़ाया गया था तो आपने अच्छे से उसको पढ़ा होगा। रिवीजन आपका चूंकि चल रहा है तो चैप्टर के बारे में सिर्फ प्रश्नों की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो प्रश्न देखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और आपको उत्तर किस प्रकार लिखना है, ठीक है। आइए चलते हैं। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो आते हैं उन अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात करेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न का मतलब क्या है कि प्रश्न पूछा जाता है, आपको या तो वन वर्ड में या फिर एक लाइन में उसका उत्तर लिखना होता है, ओके। चलिए, तो प्रश्न संख्या पहला है आपका कि नेम द सोर्सेज ऑफ ऑब्टेनिंग फाइबर, रेशे प्राप्त करने के स्रोतों के नाम, ठीक है। तो रेशे प्राप्त करने के स्रोत क्या है, स्रोत वही है या तो पादप है या फिर क्या है, जंतु, ठीक है, यानी कि या तो प्लांट्स है या फिर आपके एनिमल्स। द सोर्सेज ऑफ ऑब्टेनिंग फाइबर्स आर प्लांट्स एंड एनिमल्स, ओके। तो हमने क्या कहा, फाइबर हमें, यानी कि जो रेशा है वो हमें दो तरह से मिलेगा, ठीक है। एक तो नेचर से मिलेगा जिसको नेचुरल कहा जाएगा, और एक कहा जाएगा सिंथेटिक, ओके। नेचुरल फाइबर की हम मेनली यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपने अभी सिंथेटिक फाइबर के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ा है। तो ये नेचुरल फाइबर आपका कहाँ से आता है, ये दो जगह से आता है, एक आता है प्लांट से और दूसरा आता है आपका एनिमल से, ठीक है।
यानी कि प्राकृतिक रेशा, नेचुरल फाइबर यानी प्राकृतिक रेशा। प्राकृतिक रेशा या तो आपके पादपों से आ रहा है या फिर आपके जंतुओं से आ रहा है। पादपों से आपका क्या क्या आता है, रेशम की बात आप करते हैं यहाँ पर, ठीक है, सूत आपका आता है, और जूट पटसन जिसे आप कहते हैं उसका रेशा आता है, ठीक है। ये सारे कैसे हैं, ये सारे प्लांट्स फाइबर है। बार रेशम यहाँ पर आपका एनिमल फाइबर में आता है, ठीक है, क्योंकि वो कीट से प्राप्त किया जा रहा है रेशम, ठीक है। इसके अलावा और क्या होता है रेशम के अलावा, ऊन। तो ये क्लियर कर लेना कि रेशम चूंकि कीट से प्राप्त हो रहा है तो इसको आप एनिमल फाइबर की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। जिसको आप मलबेरी ट्रीज के बारे में पढ़ते हैं वहां पे कि शहतूत का पौधा होता है, उस पे रेशम का कीट जो होता है, ठीक है, सिल्क वॉर्म, वो रहती है, पूरा अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करती है, और उसके बाद क्या होता है, वो एक स्टेज में जाते हैं, उसको कुकून कहते हैं। कुकून शेल का निर्माण करती है वो जब मैच्योर हो जाती है, और उस कुकून में ही किसका निर्माण होता है, इस सिल्क का यानी रेशम के फाइबर का वो निर्माण करती है, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, दो तरह से फाइबर आपके बन गए हैं, एक प्लांट फाइबर, एक एनिमल फाइबर, ठीक है। प्लांट फाइबर में आपने सूत देखा, जूट यानी पटसन वाला देखा, और इसके अलावा एनिमल में आपने रेशम देख लिया, ऊन देख लिया। ओके, क्लियर है। चलिए साथ साथ नोट भी करेंगे प्रश्न और उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, नेम सम वूल यील्डिंग एनिमल्स, ठीक है। कुछ जानवरों के नाम लिखना है जिनसे कि क्या होता है, ऊन को प्राप्त किया जाता है। कुछ ऊन देने वाले जंतुओं के नाम लिखिए, या फिर आप क्या कहेंगे, जिनसे ऊन को प्राप्त किया जाता है। तो वूल यील्डिंग एनिमल्स आर शीप, याक, लामा, एल्पासा, अंगोरा गोट, अंगोरा रैबिट एंड कैमल, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या होते हैं, वूल यील्डिंग एनिमल होते हैं, ठीक है। तो वूल यानी कि ऊन, ऊन को आप किससे, बहुत ज्यादा कॉमन है, भेड़ आप सबने पढ़ा है, ठीक है। तो भेड़ आपका सबसे ज्यादा उत्पादन जो है ऊन का वहां पर आप, या बहुत कॉमन जो है वो भेड़ के बारे में आपने सुना है। उसके अलावा याक होती है, लामा, एल्पासा बोलते हैं या अल्पाका, और अंगोरा बकरी होती है जो गोट, अंगोरा खरगोश या ऊंट, ये सब क्या होते हैं, ऊन देने वाले जानवर होते हैं। यानी कि इनके बाल जो होते हैं, ठीक है, ये एक तो सर्दी जहां पर बहुत ज्यादा होती है, ठंड जहां पर बहुत ज्यादा होती है, ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं। तो जो जानवर आपके ठंडे इलाकों में रहते हैं उनके बाल दूसरों की तुलना में ज्यादा लंबे होते हैं, ठीक है, और बहुत घने होते हैं। तो बहुत ज्यादा बाल इनके शरीर पे होते हैं, तो उन बालों से ही किसका निर्माण किया जाता है, ऊन के फाइबर का यानी कि रेशे का निर्माण किया जाता है, और फिर उस रेशे से क्या निर्मित किया जाता है, फैब्रिक यानी कि कपड़े का निर्माण किया जाता है, ठीक है। चलिए नोट करिए। चलिए प्रश्न 3 देखते हैं, याक की ऊन भारत के किस भाग में प्रचलित है, ठीक है। याक की ऊन के बारे में बात कर रहे हैं। तो याक की ऊन जहां बहुत ज्यादा ठंड होती है वहां पर याक आपको देखने को मिलेंगे, या फिर आप क्या कहेंगे कि वहीं पर याक की ऊन बहुत ज्यादा प्रचलित होगी, ठीक है। तो हमारा जो लद्दाख का रीजन है, हिली रीजन इंडिया का, वहां बहुत ज्यादा ठंड होती है, और वहीं याक की जो ऊन होती है वो सबसे ज्यादा क्या होती है, प्रचलन में है, ठीक है। तो याक वूल इज कॉमन इन द हिली रीजन ऑफ लद्दाख। लद्दाख के पहाड़ी जो क्षेत्र है वहां पर याक की ऊन आम है, या बहुत ज्यादा क्या है, प्रचलन में होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, रामपुर बुशैर और बखरवाल आर द ब्रीड्स ऑफ विच एनिमल, शीप और गोट, ठीक है। रामपुर बुशैर और बखरवाल जो होते हैं वो किस जानवर की प्रजाति है, या तो वो भेड़ की प्रजाति है या फिर वो बकरी की प्रजाति है, ठीक है। तो रामपुर बुशैर और बखरवाल किसकी, भेड़ की नस्लें हैं, यानी भेड़ की प्रजाति है। भेड़ अलग अलग प्रकार की प्रजातियों की होंगी, तो उनमें से आपकी प्रजाति एक रामपुर बुशैर है और दूसरा क्या है, बखरवाल है। ओके, चलिए नोट करिए।
तो इस प्रकार के प्रश्न आपके जो एग्जाम होगा क्लास का उसमें आएंगे। उसके अलावा कभी कभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं जैसे, तो उनमें भी ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हाउ डू द हेयर ऑफ सर्टेन एनिमल्स हेल्प इन कीपिंग देयर बॉडीज वार्म। ठीक है, कुछ जानवरों के बाल उनको उनके शरीर को गर्म रखने में कैसे मदद करते हैं। ठीक है, तो चूंकि क्या हो रहा है, कोई भी सपोज ये कोई एनिमल है सपोज, ठीक है, तो ये इसका शरीर है। ठीक है, इस पे क्या लगेगी, ठंड लगेगी ना, फिर ठंडी वाले इलाके में होंगे या फिर सर्दी का मौसम है तो ठंड लगेगी। लेकिन अगर शरीर में हेयर्स हैं, बाल हैं, तो बालों तक क्या होगा, बालों की वजह से शरीर आपका जानवरों का जो होगा वो कवर हो जाएगा। फिर वहां तक जो सर्द हवाएं हैं या बाहर का जो टेम्परेचर है वो बहुत कम है, तो वहां तक इजीली नहीं पहुंच पाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो हेयर्स हैं, बाल जो हैं वो कवर कर रहे हैं शरीर को। ठीक है, तो वो एक आवरण दे रहे हैं जिससे बॉडी में क्या हो रहा है, बॉडी तक हवा या फिर आपका जो कम तापमान है वो नहीं पहुंच पा रहा है। क्यों, क्योंकि जो वो हेयर्स होते हैं ना वो पुअर कंडक्टर होते हैं। पुअर कंडक्टर मतलब जैसे कुचालक हम बोलते हैं, या बहुत अच्छे सुचालक नहीं होते। ठीक है, तो अच्छे सुचालक नहीं है ऊष्मा के, तो ऊष्मा को वहां तक पहुंचने नहीं देंगे, तो इतनी ज्यादा उनको ठंडी नहीं लगेगी। ठीक है, या फिर गर्मी का मौसम है तो बहुत ज़्यादा गर्मी उनको नहीं लगेगी। बाल बहुत अधिक हवा को फंसा लेते हैं जो ऊष्मा का कुचालक होता है, जिसके कारण उनका शरीर क्या रहता है, गर्म रहता है। या हेयर्स ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर विच इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट रिजल्टिंग देयर बॉडी वार्म। ठीक है, तो क्या करते हैं, शरीर को बचा लेते हैं उस ठंडी हवा से। ओके, चलिए नोट करिए जल्दी से। जीआईसी खालियो खेत, आवाज आ रही है, हाथ उठाइए आवाज आ रही है तो। वेरी गुड, अपनी सीट पे बैठे रहेंगे और साथ साथ प्रश्न उत्तर नोट करेंगे। ठीक है, बातें नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो ये आपका प्रश्न संख्या 5 हो गया, जिसमें कि बताया गया है कि जानवरों के बाल अगर लंबे हैं, ठीक है, तो वो लंबे बाल उनको किस प्रकार से बचा रहे हैं, सर्दी से या फिर जो ठंडी हवाएं हैं उनसे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, या वो कुचालक है इस वजह से। ओके, चलिए सामने देखिए और काम करिए अपना साथ साथ। कोई डाउट होगा तो फिर पूछ लेंगे बीच में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, राइट द नेम ऑफ द एनिमल फ्रॉम विच वूल फॉर पश्मीना शॉल इज ओब्टेन। ठीक है, तो बहुत सारी प्रकार की शॉल देखी होगी आप लोगों ने। ठीक है, हमारे घरों में सर्दियों में क्या करते हैं, हमारे मम्मी पापा लोग शॉल ओढ़ते हैं। तो वो शॉल कई प्रकार की होती है, आपने सुना होगा जब वो डिस्कस करते हैं आपस में कि ये शॉल का जो ऊन है वो कहाँ का है, तो आपने पश्मीना शॉल एक नाम सुना होगा। ठीक है, पश्मीना शॉल मेनली कश्मीर से हम लोग क्या करते हैं, जब कोई कश्मीर जाता है तो हम बोलते हैं कि वहां से शॉल लेके आना। क्यों, क्योंकि वहां की शॉल बहुत फेमस होती है। या वहाँ के जो वुलन क्लोथ्स होते हैं, ऊनी वस्त्र होते हैं, गर्म कपड़े होते हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रचलन में रहते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म रहते हैं। और उसी पश्मीना शॉल की बात की जा रही है कि वो पश्मीना शॉल जिस ऊन से बनी हुई है। ठीक है, अब शॉल के अंदर धागा होगा, वो धागे के अंदर क्या होगा, रेशा होगा। वो रेशा कहाँ से लिया गया है, वो रेशा क्योंकि वो वूल है, ऊन, और ऊन हमने पढ़ा है कहाँ से, जानवरों से लिया जाता है। तो पूछा जा रहा है कि कौन से जानवर से वो ऊन को ऑब्टेन किया गया है या प्राप्त किया गया है। ओके, तो उस जानवर का नाम लिखिए जिससे पश्मीना शॉल के लिए ऊन प्राप्त होती है। तो वो क्या है, कश्मीर की गोट है, कश्मीरी बकरी जो होती है, कश्मीर की एक प्रजाति है जिससे कि उस ऊन को प्राप्त किया जाता है। फिर उस ऊन से क्या किया जाएगा, आपका पश्मीना शॉल या जितने भी आपके और अन्य वस्त्र बनाए जाएंगे उससे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, कश्मीरी गोट या कश्मीरी बकरी। ओके, खालियो खेत, बातें नहीं करेंगे बच्चों, नोट करिए। चलिए प्रश्न 7 है आपका, नेम द गोट्स विच आर फाउंड इन तिब्बत एंड लद्दाख।
ठीक है, कौन सी बकरियां हैं जो कि लद्दाख और तिब्बत के रीजन में, तिब्बत और लद्दाख का जो एरिया है वहां पर पाई जाती हैं। ठीक है, तो अंगोरा गोट्स जो होती हैं, अंगोरा बकरियां जिनको कहा जाता है, वो इस रीजन में पाई जाती हैं। ठीक है, यानी उस क्षेत्र में, कौन सा क्षेत्र, तिब्बत और लद्दाख वाला जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में ये अंगोरा बकरियां देखने को मिलेंगी, या ये प्रजाति, बकरी की ये प्रजाति वहां पर पाई जाती है। ठीक है, चलिए नोट करिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है आपका, वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच बॉडी पार्ट ऑफ शीप। ऊन को भेड़, अगर भेड़ से ऊन को प्राप्त कर रहे हैं या भेड़ के अलावा किसी भी अगर जानवर से रेशे को प्राप्त किया जा रहा है, तो उसके शरीर के कौन से अंग से उसको प्राप्त किया जा रहा है, या शरीर के किस भाग से प्राप्त किया जा रहा है। तो हमें पता है हमारे शरीर में सबसे ज्यादा जो पार्ट कवर करता है वो स्किन होता है। ठीक है, पूरी बॉडी में सबसे ज्यादा स्किन यानी त्वचा जो होती है वो पाई जाती है, और त्वचा के ऊपर ही बाल होते हैं। ठीक है, तो वो बाल ही क्या कर रहे थे, जानवरों के शरीर को ढक रहे थे, और चूंकि वो बहुत क्या है, घने हैं और लंबे हैं, इस वजह से उनका उपयोग किसमें किया जा रहा है, रेशा निर्माण में किया जा रहा है, यानी फाइबर का निर्माण किया जा रहा है उस ऊन से, या उन बकरी या फिर भेड़ के बालों से। ठीक है, तो ऊन, भेड़ की ऊन जो होती है, या वो बालों से प्राप्त होती है। ठीक है, भेड़ की ऊन बोल सकते हैं या भेड़ के बाल हो सकते हैं, उनसे प्राप्त की जाती है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीश, फ्लीश कहा जाता है इंग्लिश में ऑफ हेयर, फ्लीश ऑफ हेयर ऑफ शीप। ओके, जीआईसी खालू खेत, लास्ट में एक बच्चा खड़ा है, बैठ जाइए बच्चे अपनी सीट पे। नोट कीजिए, आप ऐसे बातें नहीं करेंगे, लास्ट में बच्चे बैठे हैं, आप बिल्कुल नोट नहीं कर रहे हो। आप लोग 7th क्लास में हैं, हैंड रेस कीजिए, 7th क्लास में है सभी। जैसी खालू खेत, यस, तो नोट कीजिए, एक प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है, प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में, फिर आपको आंसर नहीं आएगा क्योंकि आपने क्लास में पढ़ा नहीं है, आप तो क्लास में बातें कर रहे थे। और जो फ्रंट रो में गर्ल्स बैठी हैं उन्होंने तो नोट किया है, वो लर्न भी करेंगे घर पे जाके, तो फिर वो उस क्वेश्चन का आंसर लिख लेंगे एग्जाम में, और जो बच्चे बातें करेंगे उनको आंसर आएगा नहीं, फिर वो नहीं कर पाएंगे। चलिए प्रश्न संख्या 9, कीटों से प्राप्त होने वाले प्राकृतिक रेशों के नाम लिखिए। ठीक है, अब कीटों से कौन सा प्राप्त हो रहा है, नेम द नेचुरल फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंसेक्ट, इंसेक्ट यानी रेशा, इंसेक्ट यानी कीड़ा। ठीक है, यानी कि कीट जिसको आप कह रहे हैं, कीट से कौन सा रेशा प्राप्त किया जा रहा है। ठीक है, तो जब मैंने आपको प्राकृतिक रेशे के बारे में बताया था कि क्या हुआ, जब मनुष्य ने क्या देखा, अपने आसपास कई पेड़ पौधे देखे कि इनसे क्या किया जाता है, रेशे को उत्पन्न किया जा सकता है, और चूंकि इसमें कुछ प्रॉपर्टी है कि इनको आपस में इस प्रकार से इनकी कताई होगी या फिर निटिंग होगी, जिससे कि धागा बनाया जाएगा, और धागे की निटिंग यानी बुनाई के बाद क्या बनेगा, आपका फैब्रिक बनेगा, यानी कि कपड़ा बनेगा, और कपड़े से फिर सुंदर सुंदर अलग अलग प्रकार की ड्रेसेस बनाई जाएंगी। ठीक है, ये था। तो उसके बाद उन्होंने देखा कि क्या हुआ, एनिमल्स जो थे हमारे आसपास, जानवर थे, उनसे भी क्या किया जाता है, रेशे को ऑब्टेन किया जा सकता है। ठीक है, अलग अलग विधियों के द्वारा। तो उसी में नेचुरल फाइबर में पूछा जा रहा है कि कीटों से प्राप्त होने वाले प्राकृतिक रेशे का नाम। तो क्या है कीटों से प्राप्त होने वाला प्राकृतिक रेशा, सिल्क यानी कि रेशम। और ये मैंने आपको पूरी लाइफ साइकिल बताई थी जब हम क्या पढ़ रहे थे, प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे हम, तो वहां पर उन्होंने पूछा था प्रश्न में कि आपको पूरा लाइफ साइकिल दिखाना है, जो सिल्क वॉर्म होती है यानी कि रेशम का कीट होता है, जो कि कहाँ होता है, आपका मलबेरी ट्री यानी कि शहतूत के पौधे की जो पत्तियां होती हैं वहां पर पाया जाता है, या मेनली जो भोजन होता है आपके रेशम के कीट का, वो क्या होता है, शहतूत का पौधा होता है। ठीक है, तो वहां से फिर क्या किया गया, हमने पूरी लाइफ साइकिल देखी उसकी, कि सबसे पहले
रेशम का कीट जो होगा वो एग ले करेगा, अंडे देगा, फिर अंडे से इस प्रकार से उसका स्टेजेस आएंगे अलग अलग, ठीक है। मैच्योर स्टेज के बाद वो क्या करता है कि अपने बाहर एक शेल का निर्माण कर लेता है जिसको कि कोकून कहते हैं, ठीक है। तो वो कोकून के बाहर ही रेशम के धागे का निर्माण होता है, फिर वहां से क्या किया जाएगा, उस रेशम को प्राप्त किया जाएगा। तो चूंकि यहाँ कीट से प्राप्त होने वाले प्राकृतिक रेशे का, ठीक है, तो कैटेगरी कौन सी है, प्राकृतिक रेशे की है, ठीक है। और प्राकृतिक रेशे में चूंकि कीट की बात कर रहे हैं तो ये जंतु रेशे में आएगा, ठीक है। दो कैटेगरी देखेंगे, एक पादप रेशे की और एक जंतु रेशे की, ठीक है। तो जंतु रेशे में मेनली कीट, और कीट कौन सा है आपका, रेशम कीट बोलते हैं इसको, सिल्क वॉर्म, ठीक है, जो कहाँ रहता है, शहतूत के पौधे पे रहता है, शहतूत का पौधा, ठीक है, या शहतूत की जो पत्तियां होती हैं उनको वो अपना भोजन बनाता है। और फिर वहां से वो एक स्टेज में जाता है, कोकून। कोकून क्या होता है, ये आपका रेशम का कीट है, ये अपने बाहर से एक शेल आवरण बना लेगा और उस आवरण के बाहर इस प्रकार से रेशम के धागे का वो निर्माण करता जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस कोकून से फिर क्या किया जाएगा, रेशम का उत्पादन किया जाएगा। तो जब पूछा जाएगा कि कीट से अगर कौन सा आपका फाइबर बन रहा है, तो रेशम बन रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन और क्या आ सकता है कि रेशम का जो क्या होता है, रेशा होता है या फाइबर होता है, सिल्क फाइबर जो होता है वो कौन से प्रकार का फाइबर है, तो कौन से, आपके जंतु रेशे में आएगा। और डीप में पूछा जाएगा तो प्राकृतिक रेशे में आएगा, क्लियर है। और पूछा जा सकता है कि रेशम का कीट कौन से पेड़ पे रहता है, ठीक है, या कौन से पौधे की पत्तियों को अपना भोजन बनाता है। तो मलबेरी ट्री यानी कि शहतूत का जो पौधा होता है वहां पर वो रहता है या उसको वो अपना भोजन बनाता है, क्लियर है। तो जल्दी से प्रश्न नोट करेंगे, साथ साथ इसको भी नोट कर लेंगे और फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं, ठीक है। लेट ज्वाइन किया आप लोगों ने, क्वेश्चन देख लीजिए क्या क्या पढ़े थे हमने। अति लघु उत्तरीय प्रश्न कर रहे हैं, चैप्टर 3 का रिवीजन चल रहा है, जीआईसी बांझ बागर। क्वेश्चन नंबर 1 था नेम द सोर्सेज ऑफ ऑब्टेनिंग फाइबर, जहां से रेशो को प्राप्त किया जाएगा, ठीक है, उसके स्रोत बताने हैं। तो मेनली जब हम प्राकृतिक रेशे के बारे में पढ़ते हैं, सबसे पहला रेशा कहां से आया, हम लोगों ने या हमसे जो पहले हमारे पूर्वज थे उन्होंने क्या देखा कि आसपास ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनसे कि रेशे को उत्पन्न किया जाता है, तो किया जा सकता है। तो वो क्या था, कपास का पौधा था, जूट का था, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिनसे कि क्या किया जाता है, रेशे को उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। फिर उस रेशे से क्या किया जाएगा, आपके धागे का निर्माण होगा। अब रेशा क्या है, कभी आपने धागा देखा होगा, सिंपल जो थ्रेड होता है उसको खोलिए, उसमें अलग अलग स्ट्रैंड दिखाई देंगे, तो वो क्या है, वही रेशा है, ठीक है। आपके पास कोई भी कपड़ा है, कोई कपड़ा आपने पहना है, उसकी सिलाई कहीं से खुल रही है तो वहां से धागे निकलेंगे, उस धागे को खोलिए तो उसके अंदर भी कई सारे स्ट्रैंड दिखाई देंगे, तो वही रेशा है। रेशे को आपस में ताने बाने को इस प्रकार से जोड़ करके फैब्रिक बनाया गया है। तो रेशे से क्या बना, धागा बना, ठीक है, रेशे से धागा बना, धागे से कपड़ा बना, और कपड़े से आपके अलग अलग वस्त्र बने, यानी कि हमने सूट बना लिया, साड़ी बना ली, पैंट शर्ट टॉप बना लिया, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के ड्रेसेस हमने उससे बना ली, ठीक है। तो इस प्रकार से चल रहा है। वही रेशा कहां से प्राप्त किया जा रहा है, या तो पौधे से प्राप्त करेंगे, कपास जूट, ठीक है, या जानवरों से प्राप्त करेंगे जब ऊन की बात हो रही है या फिर रेशम की बात हो रही है, ठीक है, इस प्रकार से। प्रश्न 2 क्या था आपका, नेम सम वूल यील्डिंग एनिमल्स, यानी कि ऊन कहां से प्राप्त कर रहे हैं, उनके नाम बताने। तो आपका शीप यानी भेड़ हो गया, याक हो गया, लामा, एल्पाका, अंगोरा गोट, अंगोरा रैबिट होता है, कैमल, ये सारे क्या होते हैं, वूल यील्डिंग एनिमल्स होते हैं, यानी कि इनसे ऊन को हम प्राप्त करते हैं, ठीक है। साथ साथ नोट भी करेंगे जो प्रश्न आपको नोट करना है। प्रश्न संख्या 3 था, जीआईसी बांझ बागर, आपके लिए रिपीट किया जा रहा है, याक की ऊन जो होती है वो भारत के किस भाग में प्रचलित है। तो लद्दाख वाला जो रीजन है वहां याक होती है, और याक की ऊन वहीं पर सबसे ज्यादा प्रचलित है, ठीक है। बहुत ज्यादा सर्दी वहां पर होती है, या हम क्या कहेंगे, ठंड वाला इलाका है वो बहुत ज्यादा,
तो वहां पर जो ऊन है याक की वो बहुत ज्यादा प्रचलन में रहती है। यानी याक क्या होता है, जानवर होता है ना, तो उसके बाल होंगे, उन बालों से ऊन को प्राप्त किया जाएगा। फिर क्या करेंगे बच्चों, उस ऊन से अलग अलग कपड़े बनाए जाएंगे, गर्म कपड़े बनाए जाएंगे, जो कि क्या करेंगे, सर्दी से हमको बचाएंगे। ठीक है। प्रश्न संख्या 4, रामपुर, बुशैर और बकरवाल किस पशु या भेड़ या बकरी की नस्ल है? किस पशु, जिसमें कि पशु बताया गया है भेड़ की नस्ल है या फिर आपकी बकरी की नस्ल है? तो रामपुर, बुशैर और जो बकरवाल होती हैं वो भेड़ की नस्लें होती हैं। ओके, चलिए प्रश्न संख्या 5, कुछ जानवरों के जब बाल होते हैं वो शरीर को गर्म कैसे रखते हैं? तो हवाएं जो चलती हैं ठंडे इलाकों में, जानवरों के बाल ज्यादा लंबे होते हैं और घने होते हैं, तो क्या होते हैं, वहां सर्द हवाएं चलती हैं, वो हवाएं क्या करती हैं, बालों में फंस जाती हैं, तो रुक जाती हैं, और क्या होगा, क्योंकि वो पुअर कंडक्टर है हीट का, तो आगे कंडक्ट नहीं करने देगा, हवा आगे जाएगी नहीं, आगे नहीं जाएगी तो स्किन तक नहीं पहुंच पाएगी, तो त्वचा तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि उनकी स्किन से ऊपर तो लंबे लंबे बाल हैं, तो हवा इधर से आई तो बालों में फंस गई, तो स्किन तक नहीं पहुंचेगी, तो उनको ठंड नहीं लगेगी, यानी उनको कैसा लगेगा, गर्म महसूस होगा। ठीक है। चलिए, बाल जो होते हैं वो बहुत अधिक हवा को फंसा लेते हैं, जो ऊष्मा का कुचालक होते हैं। ठीक है, बाल क्या है, ऊष्मा के कुचालक है, जिसके कारण उनका शरीर क्या रहता है बच्चे, गर्म रहता है। ओके, राइट द नेम ऑफ द एनिमल फ्रॉम विच वूल फॉर पश्मीना शॉल इज ओपन। अब अलग अलग प्रकार की शॉल देखी है, हमारे पेरेंट्स लेते हैं, जैसे शॉल हम लोग लेते हैं सर्दियों में शॉल, तो शॉल वो कभी कभी शॉल के बारे में जैसे डिस्कस करते हैं, तो पश्मीना शॉल एक प्रकार की है, और क्योंकि कश्मीर की शॉल बहुत ज़्यादा फेमस है, वहाँ के जो गर्म सूट होते हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, तो पश्मीना शॉल वहीं से है, और वहाँ जो कश्मीरी गोट होती है उससे उस फाइबर को निकाला जाता है, फिर उससे शॉल का निर्माण किया जाता है। तो पश्मीना शॉल किससे, कश्मीरी गोट का जो ऊन होगा वहां से बनाया जा रहा है। ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 7 है, तिब्बत और लद्दाख में पाई जाने वाली बकरियों के नाम बताइए। ठीक है, तो अंगोरा बकरियां जो होती हैं वो तिब्बत और लद्दाख में पाई जाती हैं। क्लियर, नोट करिए। अच्छा, बार बार नोट करने के लिए नहीं कहा जाएगा, क्योंकि आपको नोट करना है, जो भी क्वेश्चन नया लगे उसको नोट करेंगे। ओके। प्रश्न संख्या 8, भेड़ के शरीर के किस भाग से ऊन प्राप्त होती है? तो आपको पता है बालों से प्राप्त होती है। ओके। प्रश्न संख्या 9 था आपका कि कीटों से प्राप्त होने वाले प्राकृतिक रेशों के नाम लिखिए, तो वो रेशम है। ओके। चलिए, प्रश्न संख्या 10, इन विच पार्ट द वूल यील्डिंग एनिमल्स लामा एंड अल्पाका आर फाउंड। ठीक है, लामा और जो अल्पाका होते हैं पशु ऊन देने वाले, वो किस भाग में पाए जाते हैं? तो ये जो आपका साउथ अमेरिका वाला पार्ट है, यानी कि दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। ठीक है, नोट करेंगे। ओके, जीआईसी खालिक है, जीआईसी बांज बागड़। बच्चों, आपको इतने प्रश्न अच्छे से समझ में आए? हाथ उठाइए, समझ आए प्रश्नों के उत्तर तो। ओके, वेरी गुड। आपको अच्छे से रिवाइज करना है पूरे चैप्टर को, जितने प्रैक्टिस सेट पहले करवाए गए हैं उनको, केमिस्ट्री वाले पार्ट के आपके जितने भी चैप्टर हैं उनका रिवीजन चल रहा है। आने वाले सेशन में हम यही चैप्टर का रिवीजन करेंगे, और अगर आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा आपके मन में, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।